ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का 5वां भाग है। तो पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है तो है लैंगिक असमानता। जहाँ लैंगिक असमानता होती है यानी कि स्त्री पुरुष में भेद करते हैं या समाज में भेद करते हैं, वहाँ पर लैंगिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। लैंगिक असमानता होती है लिंग की असमानता, जैसे स्त्री और पुरुष। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, लिंग विभाजन में समाज विभाजन का ही एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए किसी प्रकार की भूमिका नियत करता है, तो वो सीधा सीधा है असमान होता है। लैंगिक विभाजन कैसा होता है? असमान होता है लैंगिक विभाजन। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप समाज के सार्वजनिक जीवन में किसकी भूमिका प्रमुख है? तो हमारे समाज में हमेशा पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। कट्टरपंथी महिलाओं ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में किस उद्देश्य से आंदोलन किया? तो इसी उद्देश्य से आंदोलन किया था महिलाओं ने कि हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? समानता का अधिकार मिलना चाहिए। नारीवादी आंदोलन की प्रमुख मांगों का क्षेत्र था, तो ये सभी था। कैरियर के उचित अवसर मिलना चाहिए, शिक्षा की समान अवसर मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, कि ये स्त्री को सब कुछ मिलना चाहिए। तो इसका ये सभी हो जाएगा उत्तर। विश्व के किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाएं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? तो ये स्वीडन, कहाँ पे? स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। तो ये सभी में हो जाएगा इसका उत्तर। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में किस प्रकार का समाज है? तो ये पुरुष प्रधान समाज भी है और पितृ प्रधान समाज भी है। तो मतलब ये वो भी दोनों प्रकार का समाज में हमारा है कि महिलाओं की स्थिति में महिलाओं मत प्रधान नहीं है हमारा समाज। भारत में महिलाएं किन विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना करते हैं? तो वे साक्षर शिक्षा में भी, नवरेट कार्यों में भी, शिशु लिंगानुपात में भी, क्योंकि भैया हमें तो पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए, तो इसलिए गर्भपात करवा देते हैं। तो इसलिए ये सभी हो जाएगा इसका उत्तर। समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो समान पारिश्रमिक, समान माने 7, पारिश्रमिक माने 6, तो 1976 हो गया इससे उत्तर इसका। अब भारत में शिशु लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी है? तो 1000 पुरुषों पर 940। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस वर्ष के आम चुनाव में 10% से अधिक रहा? तो 2009 में रहा ऐसा। स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण है, तो 1/3 आरक्षण है उनका। कितना है? 1/3। महिला आरक्षण विधेयक 9 मार्च 2010 को संसद में किस सदन में पारित किया गया? तो ये राज्यसभा में पारित किया गया। महात्मा गांधी के अनुसार किसी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो राजनीति से हम धर्म को अलग नहीं मतलब कर सकते हैं, क्योंकि गांधी फॉर धर्म, गांधी धर्म पर विश्वास करते थे। एक विशेष धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं तथा उनके मौलिक हित होते हैं। तो जब वो ये एक ही धर्म के होंगे, विशेष धर्म के होंगे, तो एक समान ही तो होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। राष्ट्र का एक धर्म, राष्ट्र ही उनका एक धर्म होता है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म की मान्यता होती है। तो सभी धर्मों को समान समझना ही हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य का, इसको नाम है धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान मानना। लोकतंत्र में सत्ता विभिन्न अंकों तथा में बटी होती है, तो इस सामाजिक समूह में बटी रहती है। लोगों के तंत्र में जो सत्ता होती है तो समाज में बटी रहती है, सामाजिक समूह में। सत्ता पक्ष को सदैव परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच संतुलन बैठाने में क्या सशक्त होता है? तो लोकतंत्र। हमारा जैसा लोकतंत्र होगा वैसे ही हमारी सत्ता होगी। नेपाल में हुए जन संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना करना भी उद्देश्य था, विशेष अधिकारों को समाप्त करना भी उद्देश्य था, संविधान सभा का गठन करना भी उसका उद्देश्य था, यानी सभी थे इसके। 1990 में नेपाल के किस राजा ने संवैधानिक राजतंत्र की मांग स्वीकार कर ली? तो वो राजा था राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह थे वो राजा।
नेपाल में शाही परिवार हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? तो ये 2001 में घटित हुआ। कहाँ हुआ? 2001 में घटित हुआ। राजा ज्ञानेंद्र ने सरकार की अलोकप्रियता तथा कमजोरी का लाभ उठाकर उसे भंग कर दिया। यह सूत्रपात था, काय का जन आंदोलन का था यह सूत्रपात। नेपाल में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो लोकतंत्र की नेपाल में 2006 को में हुई। सेवन पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? गठबंधन है तो नेपाल से। नेपाल के लोकतंत्र संबंधी आंदोलन को समर्थन देने वाले दल थे तो वो सप्तदलीय गठबंधन था, माओवादी बागी संगठन था, ये सभी थे, ये दोनों थे। 21 अप्रैल 2006 को आंदोलनकारी द्वारा राजा को अल्टीमेटम दिए जाने पर कौन सी मांग स्वीकार की गई? तो लोकतंत्र की बहाली, संसद की बहाली, संविधान सभा गठन, ये सभी की गई। चीन क्रांति किस नेता के मानने वाले साम्यवादी विद्रोहियों ने नेपाल संघर्ष का समर्थन किया? तो माओ ने किया। किसने किया? माओ। चीन में माओ चाओ ज़्यादा चलता है। नेपाल में लोकतंत्र संबंधी किस आंदोलन को विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत कहा जाता है? तो पहला दूसरा आंदोलन प्रेरणा का स्रोत कहा जाता है नेपाल में। कौन सा आंदोलन? दूसरा। बोलवलिया का जनसंघर्ष किसके विरुद्ध था? तो ये जल के निजीकरण के विरुद्ध था। बोलवलिया, बोल जलिया। बोलवलिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो बोलवलिया दक्षिण में। बोलवलिया, बोले दक्षी यानी बोलवलिया का संघर्ष किस कारण सफल रहा? तो ये जन आंदोलन की निरंतर सक्रियता के कारण सफल रहा। बोलविया। लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है? तो जन संघर्ष के माध्यम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह के किए गए कार्य नहीं है? तो ये उपरोक्त सभी दबाव समूह द्वारा कार्य नहीं कि नर्मदा बचाओ, सूचना अधिकार, महिला आंदोलन, उपरोक्त सभी ये कोई कार्य नहीं है दबाव समूह के। NAPM क्या है? तो ये नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट, नेशनल एप्लीकेशन फॉर प्रोग्रेसिव मूवमेंट, नॉन अप्लाइड पावर मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी हैं। दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? तो ये डालता है उपरोक्त सभी का। जनता का समर्थन की सहानुभूति हासिल करना, सूचना अभियान चलाना, बैठक करना, अर्जी दायर करने के तरीके, ये सभी करते हैं। राजनीति में भाग लेना जिनका लक्ष्य नहीं होता अपितु इन पर प्रभाव डालना होता है, वह क्या होता है? दबाव समूह होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं? राजनीति में भाग लेने इनका लक्ष्य नहीं होता है, बस प्रभाव डालना होता है। प्रभाव यानी दबाव, इससे दबाव स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र में महत्वपूर्ण संस्था है राजनीतिक दल है। महत्वपूर्ण संस्था लोकतंत्र में क्या होती है? राजनीति होती है। लोकतंत्र में क्या होती है? लोगों के बीच राजनीति होती है। राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है कि राजनीति की सत्ता प्राप्त करना। मतलब सीधी बात है कि सत्ता प्राप्त करना और राजनीतिक दलों की भूमिका। देश के लिए कानून बनाने में किसकी भूमिका प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण है? तो राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुद्दों को उठाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने, जनमत निर्माण करने का कार्य क्या है? राजनीतिक दलों का है, क्योंकि राजनीति के दलों वाले ही मुद्दे उठाते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में मौजूद आवश्यक तत्व राजनीतिक दल हैं जिसके अस्तित्व बिना क्या स्थितियां बन सकती हैं? तो क्या स्थितियां बन सकती हैं? उपरोक्त स्थितियां बन सकती हैं। चुनाव प्रत्येक उम्मीदवार स्वतंत्र होगा, सरकार की उपयोगिता निश्चित रहेगी, फलान ढेकान। भारत में किस चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य होती है? तो पंचायत चुनाव में जब प्रधान जी बनते हैं तो उसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते। समाज को एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है जो सरकार का समर्थन करे, सरकार पर अंकुश रखे, नीतियां बनाए और समर्थन करे, उपरोक्त सभी होती है। एक दलीय शासन व्यवस्था किस देश की विशेषता है? तो एक दलीय व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? चीन में। यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का दल व्यवस्था है? तो दो दलीय है यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिका में भी दो दल व्यवस्था रहती है यहाँ पे। भारत में किस प्रकार की पार्टी व्यवस्था सिस्टम क्रियाशील है? तो बहुदलीय। भारत में बहुत से दल हैं, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में 2 दल हैं, चीन में 1 दल है। पिछले 3 दशक में भारत में राजनीतिक दलों और उनके सदस्यों के अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है। संघीय व्यवस्था का पालन करने वाले लोकतंत्र में
कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं? तो राज्य दल, राष्ट्रीय दल दोनों प्रकार के। पिछले आम चुनाव में कम से कम राज्यों के कुछ वैध मतों का 6% प्राप्त करने वाले दल को कहते हैं। तो राष्ट्रीय दल कहते हैं 6% से जो प्राप्त करने वाले दल, जो 6% मत प्राप्त करते हैं, वो राष्ट्रीय दल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो ये समाजवादी पार्टी नहीं है। ये राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी। धन और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की एक आदेश पारित किया गया। अब प्रत्येक उम्मीदवार को संपत्ति और आपराधिक विवरण देना होगा। लोकतंत्र के वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार के किन कार्यों द्वारा किया जा सकता है? तो गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक विभेद सभी द्वारा किया जा सकता है। लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार वह है जो उत्तरदायी है लोगों के प्रति, यानी नागरिकों के प्रति। लोकतंत्र का उद्देश्य कहीं सरकार बनाना है या गठन करना है जो का करे, नियमों का पालन भी करे, लोगों के प्रति जवाब उत्तरदायी भी हो, जवाबदेही भी हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे सबको, लोगों को। उपरोक्त सभी है इसका। लोकतंत्र द्वारा गैर लोकतांत्रिक सरकार को मूलभूत रूप से क्या अंतर होता है? तो निष्पक्षता, नियमित और पारदर्शिता, ये सभी का अंतर होता है लोकतंत्र और उसमें। देश के सभी कानून नागरिकों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। यह किस प्रकार के सरकार के लक्षण है? लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण है। तानाशाही तथा लोकतांत्रिक शासन के मध्य किस आधार पर अंतर पाया जाता है? तो आर्थिक विकास के आधार पर। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को उनके प्रतिनिधि चयन का अधिकार है समान। उदासीन रुख अपनाती हैं। तो चाहे जो भी सरकार हो, गरीबों का कभी भला करती नहीं है, तो ये गरीबों का भला नहीं करती, इसलिए ये गरीबों के प्रति उदासीन रुख अपनाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकतंत्र के संदर्भ में क्या सत्य है? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ये भी दोनों उपयुक्त सभी, तो यही क्वेश्चन इसके उत्तर अधिकांशतः होते हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस आराम से सुनते जाओ। 2-4 बार वीडियो को सुन लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। लोकतंत्र सामान्यतया विभिन्न सामाजिक विभागों को समायोजित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है। इससे सामाजिक तनाव, विस्फोटक या हिंसक होने की संभावना क्या हो जाती है? तो जब सभी विभागों को समायोजित कर लेगा, यानी सभी से मिल लेगा, तो हिंसक क्रिया क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली कम हो जाएगी। बहुमत के शासन का अर्थ है, तो बहुमत के शासन का अर्थ है, तो इनमें से न ये जाति आधारित होता है, बहुमत सभी का मत, चाहे जो कोई हो, तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं। आधुनिक लोकतंत्र समाज में महिलाओं का सम्मान और समान व्यवहार हो गया है। क्या हो गया है? आवश्यक हो गया है, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देना बहुत आवश्यक हो गया है। भारत में लोकतंत्र ने समान स्थिति और समान अवसर के लिए वंचित और भेदभाव वाली जातियों के दावों को क्या किया है? मजबूत किया है, क्योंकि इनको मजबूत करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे लोगों को कुछ लाभ मिलते हैं, वे अधिक अपेक्षाओं व कई शिकायतों के साथ आते हैं। इससे लोकतंत्र होता है क्या? मजबूत भी होता है, जवाबदेही भी होता है और उत्तरदायी भी होता है, ये सभी होता है। आधुनिक लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का नकारात्मक पहलू है, तो स्वहित में कार्य करना, यानी नकारात्मक पहलू का मतलब है उल्टा पहलू। तो उल्टा है कि लोकतंत्र में होते तो स्वहित में, यानी अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करना पड़ता है, सबके हित के लिए कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर नकारात्मक पहलू है। मतलब इस चारों में से गलत यही है। समकालीन विश्व में शासन प्रणालियों में लोकप्रिय है, तो लोकप्रिय फॉर लोकतंत्र। लोकतंत्र संबंधी चुनौतियों की अवधारणा के संबंध में कितनी चुनौतियां हैं? तो 3 हैं। बुनियादी आधार बनाने के लोकतंत्र संबंधी चुनौती का प्रमुख उदाहरण क्या है? नेपाल। स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति सुनिश्चित करने के संबंध में किस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? तो ये
विस्तार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का सामना किस प्रकार किया जाता है? तो ये सभी को ध्यान में रखकर सरकारी निर्णय लेने के लिए अमीर और शक्तिशाली नियंत्रण से दूर रहकर उन संस्थानों को मजबूत करना जो लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में मदद कर रहे हैं। सामाजिक विकास पर ध्यान दें। इन सभी के द्वारा कानून की राजनीतिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो उपरोक्त सभी द्वारा